तो गाइस, मेरा नाम है दीपक शर्मा। आप देख रहे हैं इमोर्टल स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। यह इस वीडियो का चौथा पार्ट है। अगर आपने इसके बाकी के 3 पार्ट्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उन्हें देखें। हम बाकी के 3 पार्ट्स में पढ़ चुके हैं इंसुलेशन यानी कि सूर्य तप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन सूर्य तप का वितरण। हम पढ़ रहे थे हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वायुमंडल का तापन एवं शीतलन। देखिए, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारी पृथ्वी को सूर्य से लगातार ऊर्जा मिलती रहती है। अगर जरा आप सोचें कि हमारी पृथ्वी अगर इसी तरह से सिर्फ एनर्जी को एब्जॉर्ब करती रहे तो क्या यहाँ पर जीवन बचेगा? देखिए, ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करने से हमारी पृथ्वी पर किसी भी तरह का जीवन नहीं बचेगा। तो ऐसे में इतना तो है कि हमारी पृथ्वी सिर्फ ऊर्जा को ग्रहण ही नहीं करती है, बल्कि ये अपनी आवश्यकता अनुसार ये ऊर्जा को रिलीज भी कर देती है। अब देखिए, ये ऊर्जा को रिलीज कैसे करती है। इससे पहले हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, जैसे कि विकिरण यानी कि रेडिएशन, संचालन यानी कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और एडवेक्शन। ये सारे मेथड्स हैं जिनके माध्यम से पृथ्वी सिर्फ ऊर्जा को ग्रहण ही नहीं करती है, बल्कि ये इसको रिलीज भी करती है। ठीक है, देखिए, पृथ्वी अपने आप को ज्यादा गर्म नहीं होने देती है। जैसे ही इसकी ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, वैसे ही ये हीट को रिलीज भी करने लग जाती हैं। तो फिर आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्थिव विकिरण यानी कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पृथ्वी का ऊष्मा बजट, यानी कि हम जानेंगे कि जो पृथ्वी कितनी ऊर्जा का ग्रहण करती है और कितनी ऊर्जा को ये रिलीज कर देती है। चलिए फिर शुरू करते हैं पार्थिव विकिरण से। तो फिर देखिए, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा जो वायुमंडल है, हमारा वायुमंडल ज्यादा शॉर्ट वेवलेंथ से गर्म नहीं होता। जरा समझिए कि शॉर्ट वेवलेंथ होती क्या है। देखिए, मान के चलिए कि ये हमारा सूर्य है, और सूर्य से जो किरणें होती है वो कहाँ आती है? वो पहुंचती है वायुमंडल में, और वायुमंडल को क्रॉस करते हुए ये पहुंचती है जमीन के ऊपर। अब देखिए, जब भी सूर्य से सीधा किरणें जब वायुमंडल में एंटर करती हैं तो इनकी जो वेवलेंथ होती है, इन किरणों की जो वेवलेंथ होती है वो होती है शॉर्ट वेवलेंथ। ठीक है जी। और कभी भी शॉर्ट वेवलेंथ से हमारा जो वायुमंडल है वो प्रत्यक्ष रूप से इतना गर्म नहीं हो पाता। अब होता क्या कि जब ये वेवलेंथ यानी कि ये शॉर्ट वेवलेंथ जब ये धरातल पर आती है, यानी कि जब ये लैंड सरफेस पर आती है, और जितना ये लैंड सरफेस जितना गर्म हो सकता है उतना गर्म होता है, और जितनी ये हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, फिर बाद में इसको रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे ही ये एनर्जी पृथ्वी पर आती है, लैंड सरफेस पर आती है, और इससे टकराकर जैसे ही ये परावर्तित हो जाती है यानी कि रिफ्लेक्ट हो जाती है, तब इसकी लेंथ चेंज हो जाती है। पहले ये थी शॉर्ट वेवलेंथ, अब ये बन जाती है लॉन्ग वेवलेंथ। ठीक है जी। अब ये जो लॉन्ग वेवलेंथ होती है, इन्हीं को ही हम बोलते हैं पार्थिव विकिरण, यानी कि इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब देखिए, शॉर्ट वेवलेंथ वायुमंडल को ज्यादा गर्म नहीं कर पाती है, बल्कि जो वायुमंडल जो गर्म होता है वो बल्कि यहाँ से होता है, नीचे से। ठीक है जी। यानी कि इसको कौन गर्म करता है? इसको करते हैं पार्थिव विकिरण, इसको गर्म करती है नीचे से। ठीक है जी। तो यानी कि हमारा जो वायुमंडल है वो प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्टली वो शॉर्ट वेवलेंथ से गर्म नहीं होता, बल्कि इनडायरेक्टली वो लॉन्ग वेवलेंथ यानी कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से वो गर्म होता है। ठीक है जी। अब देखिए, अब होता क्या है कि वायुमंडल जितना इन कौन सी एनर्जी से हम यहाँ पे लॉन्ग वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, वायुमंडल जितना इन लॉन्ग वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब कर सकता है वो करता है। फिर बाकी की जो लॉन्ग वेवलेंथ होती है वो उसको क्या करता है? वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करता, बल्कि वो उसको डायरेक्ट अंतरिक्ष में वो दोबारा भेज देता है। ठीक है जी। तो इस तरह से हमारा जो वायुमंडल है, ना तो वो बहुत ज्यादा गर्म होता है और ना ही वो बहुत ज्यादा ठंडा होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हीट बैलेंस को। देखिए, हम यहाँ पर पृथ्वी के ऊष्मा बजट को समझने के लिए हम सिंपल से छोटी सी यूनिट लेते हैं। मान के चलिए कि हमारे अर्थ पर जो हमें जो यूनिट मिल रही है, जो हमें जो ऊर्जा मिल रही है, वो मिल रही है 100 यूनिट। अब इस छोटी सी यूनिट से हम समझेंगे कि हमारे अर्थ को कितनी यूनिट एनर्जी मिलती है, वास्तविक में कितनी यूनिट एनर्जी मिलती है और कितनी बर्बाद हो जाती है। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि मान के चलिए ये हमारा अर्थ है और ये है हमारा सन। देखिए, सूर्य से हमें जो ऊर्जा मिल रही है, एनर्जी जो हमें मिल रही है, मान के चलिए हमें मिल रही है वो 100 यूनिट।
ठीक है जी। अब देखिए इस 100 यूनिट का आप पूरे पूरे कैलकुलेशन समझिए कि ऊर्जा कितनी ज़्यादा विभाजित हो जाती है, कितनी हमें ऊर्जा मिलती है। देखिए 100 यूनिट में से जो 35 यूनिट है, 35 यूनिट, माफ कीजिएगा, ये है 33 यूनिट, ठीक है जी। जो हमारी जो 35 यूनिट है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। अब देखिए 100 में से जो 35 यूनिट है वो कहाँ बर्बाद होती है। मैं जो आपको जो ब्यौरा दे रहा हूँ वो पूरा 35 यूनिट का ही ब्यौरा दे रहा हूँ, ठीक है जी। अब देखिए 35 यूनिट में से जो 27 यूनिट जो हमारी जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा बर्बाद हो जाती है बादलों से टकरा करके। देखिए जैसे कि आपको मालूम है कि सबसे पहले जो एनर्जी है वो कहाँ आते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। एटमॉस्फेयर के अंदर ही क्या होते हैं, बादल। होता क्या है कि जब बादलों से 27% यूनिट जो होती है वो बादलों से टकरा करके दोबारा कहाँ चली जाती है, अंतरिक्ष के अंदर चली जाती है, ठीक है। तो 35 में से जो 27% जो यूनिट है वो बादलों से टकरा करके वो अंतरिक्ष में चली जाती है। तो 35 में से 27% यूनिट तो चलेगी बादलों के अंदर, और बाकी की जो 2% जो यूनिट है, 2% यूनिट बर्फ से टकरा करके ये अंतरिक्ष में लौट जाती है। अब देखिए अर्थ पे बर्फ वाला पार्ट कौन सा है, आपने देखे होंगे पोलर एरिया। पोलर एरिया कैसे होते हैं, ये जगह पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई होती है, ठीक है जी। और जैसे आप बर्फ के ऊपर लाइट अगर आप मारोगे तो बर्फ सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन करती है, ठीक है जी। तो 35% में से जो 2% जो यूनिट होती है वो बर्फ से टकरा करके सीधा अंतरिक्ष में लौट जाती है। तो देखिए यहाँ पर आप काउंट कीजिए कि हमारे पास कितनी यूनिट बची है। तो देखिए 27 और 2 कितने हो गए, ये हो गए 29, ठीक है जी। और मैंने क्या कहा था आपको कि 35% यूनिट पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। अब बाकी की बची 6 यूनिट कहाँ जाती है। तो देखिए जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कि वायुमंडल के अंदर छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, गैसें होती हैं, बर्फ होती है ना। तो होता क्या है कि जब एनर्जी जब इनसे जब टकराती है तो जब इन ऑब्जेक्ट से टकराती है तो इतने छोटे होने के कारण ये ऑब्जेक्ट्स को क्या कर देते हैं, स्कैटर्ड कर देते हैं। स्कैटर्ड क्या होते हैं, यानी कि ये ऑब्जेक्ट इनको काफी भागों में इनको बांट देते हैं, जिनसे ये एनर्जी क्या होती है, 6% एनर्जी क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, ठीक है जी। तो फिर हमारी जो कैलकुलेशन कितनी हो चुकी है, 35%। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ 27% यूनिट कहाँ पे बर्बाद हो रही है, ये हो रही है हमारे बादलों से टकरा करके सीधा कहाँ जा रही है, अंतरिक्ष के पास। बाकी की जो 2% जो यूनिट है ये टकरा के जा रही है, बर्फ से टकरा करके अंतरिक्ष में बर्बाद हो रही है। और बाकी की 6% जो यूनिट है ये बर्बाद हो रही है हमारी स्कैटरिंग से, ठीक है जी। तो इन सबका टोटल मिलाकर के हो जाते हैं 35%। तो अगर हमारे 100 में से 35% क्या हो रहे हैं, पूरी तरीके से बर्बाद हो रहे हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास अर्थ पर कितनी परसेंट यूनिट आ रही है, तो ये आ रही है 100 माइनस 35 इज इक्वल टू में 65। यानी कि हमारे अर्थ को 65% के आसपास ही 65 यूनिट ही हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। अब जरा इनको भी समझिए कि 65% भी पूरी तरीके से बटी हुई है। चलिए आइए समझते हैं इसे। चलिए अब हम जानते हैं 65 यूनिट के बारे में। देखिए बाकी की जो 65 यूनिट्स हैं उसमें से जो 14 यूनिट्स है, यानी कि जो हमारे जो 14 यूनिट्स हैं वो यूज करता है वायुमंडल, और बाकी की जो 51 यूनिट्स है ये पहुंचते हैं हमारे धरातल के ऊपर। चलिए इसको ब्रीफली जानते हैं। तो देखिए हम बात कर रहे थे कि हमारे अर्थ के ऊपर मान के चलिए हमें मिलती है 100 यूनिट्स। तो इसमें से मैंने कहा था कि बाकी की जो 35 यूनिट्स हैं वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 27 जो यूनिट है वो यूज होती है कि वो बादलों से टकरा करके डायरेक्ट अंतरिक्ष में चली जाती है। मैंने बताया था कि जो 2% जो यूनिट है वो यूज हो जाती है कहाँ पर, वो बर्फ से टकरा करके दोबारा अंतरिक्ष में लौट जाती है। और बाकी का जो 6% है वो यूज हो जाती है स्कैटरिंग के माध्यम से, वो बर्बाद हो जाती है। तो फिर यानी कि हमारा जो बाकी का जो खेल बचा है वो बचा है 65% यूनिट का। अब देखिए जो 65% यूनिट है ये भी बटी पड़ी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था जो 14 जो यूनिट है, 14 यूनिट वो डायरेक्ट यूज होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है जी। बाकी की बची 51 यूनिट।
51 यूनिट यूज होती है किसके ऊपर, ये आती है धरातल के ऊपर, यानी कि जो हमारा जो लैंड सरफेस है उसके ऊपर 51 यूनिट आती है। चलिए पहले हम समझते हैं इस 51 यूनिट का पूरा हिसाब किताब कि 51 यूनिट का जो इस्तेमाल है ये आखिरकार होता कहाँ पर है। तो देखिए अभी हम बात कर रहे हैं कि जो धरातल पर जो लैंड सरफेस पर हमारी कितनी यूनिट आई है, ये आई है हमारी 51 यूनिट। ठीक है जी। अब देखिए ये जो 51 यूनिट है इसमें से भी काफ़ी चीज़ें बटी हुई हैं, जैसे कि 51 में से 17 यूनिट ये पूरी तरीके से अंतरिक्ष के अंदर लौट जाती है, यानी कि 51 यूनिट धरातल पे आई और इसमें से 17% यानी कि जो 17 यूनिट है ये अंतरिक्ष में लौट जाती है। तो फिर अब हमारे पास कितनी बची है, अब हमारे पास बचे 51 माइनस का 17 इजिकल टू बच्चे 34 यूनिट। ठीक है जी। अब ये जो 34 यूनिट अब इसी का ही यूज होने वाला है। चलिए जानते हैं ये 34% जो यूनिट है वो कहाँ पर यूज हो रही है। अब देखिए हमने जाना कि 51 में से 17 यूनिट ये लौट जाते हैं अंतरिक्ष में, बाकी की बची 34 यूनिट्स में से देखिए ये कहाँ का यूज होती है। जो 6% जो यूनिट है, हम किसकी बात करें, हम 34% की बात कर रहे हैं। तो देखिए 34 यूनिट में से 6 यूनिट ये लौट जाती है, वायुमंडल इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है जी। बाकी की बची 9% यूनिट यानी कि जो 9 यूनिट है वो यूज हो जाते हैं संवहन द्वारा, और 19 यूनिट होती है ये यूज हो जाती है संघनन की गुप्त ऊष्मा द्वारा। अगर आपको नहीं पता कि संवहन क्या होता है फिर संघनन क्या होता है तो आप इसकी जो तीसरी वीडियो है आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए अगर आप इन सबका कैलकुलेशन करेंगे यानी कि 6, 9 और 19 का, तो इसका जो जोड़ आएगा वो होगा 34 यूनिट। तो इसमें से मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो हमारे जो 51 में से यानी कि 51 में से 17 यूनिट कहाँ चली जाती है, अंतरिक्ष के अंदर। ठीक है जी। बाकी के जो 34 यूनिट्स है ये अब्जॉर्ब करता है कौन, वायुमंडल। अब इन वायुमंडल में से कैसे कैसे करते हैं मैंने अभी आपको यहाँ पर बता दी कि 6 यूनिट करती है वायुमंडल द्वारा, 9 यूनिट करती है संवहन द्वारा, और बाकी की यूनिट करती है किसके द्वारा, संघनन के द्वारा। तो यानी कि अगर हम इसका जो जोड़ देखें तो मैंने आपको कहा था कि जो 14% जो यूनिट है वो डायरेक्ट यूज कर लेता है वायुमंडल, और 34% जो यूनिट यूज कैसे होती है, पार्थिव विकिरण के द्वारा। तो अगर आप इनको काउंट करोगे 34 प्लस 14 कितने होते हैं, 48। तो ये जो 48% जो यूनिट है ये भी क्या होता है, इनका भी क्या कर दिया जाता है, इनको भी दोबारा अंतरिक्ष में वापस लौटा दिया जाता है। ठीक है जी। तो है क्या कि जितना पृथ्वी ऊर्जा को धारण करती है, जितना पृथ्वी ऊर्जा को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, उतनी ही मात्रा में ये अंतरिक्ष में वापस लौटा देती है। इसी वजह से हमारी पृथ्वी ना तो बहुत ज्यादा गर्म हो पाती है ना ही बहुत ज्यादा ठंडी ये हो पाती है। ठीक है जी। तो इन्हीं सभी प्रक्रियाओं की वजह से हमारे अर्थ पर अभी भी जीवन क्या है, बरकरार है। तो फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।